हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं द क्रिप्टिक्स और बेटा आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ फाइटो हार्मोन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास ऑक्सिन के फिजियोलॉजिकल रोल्स है पढ़ने को। उससे पहले आप ये जानो कि ऑक्सिन दो प्रकार के होते हैं, एक सिंथेटिक ऑक्सिन, दूसरे होते हैं नेचुरल ऑक्सिन। सिंथेटिक ऑक्सिन में आपके पास है 2,4-D, 2,4,5-T एंड NAA। 2,4-D की फुल फॉर्म होती है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4,5-T होता है 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। NAA होता है बेटा नैप्थलीन एसिटिक एसिड। ठीक है। नेचुरल ऑक्सिन्स में आ जाते हैं आपके पास बेटा IAA एंड IBA। IAA का मतलब होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड IBA का मतलब बेटा इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है। अब इसके बाद देखो कि फिजियोलॉजिकल रोल्स क्या है, क्या क्या चीज़ें ये प्लांट की बॉडी में परफॉर्म करता है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है एपिकल डोमिनेंस। ठीक है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये है, समझना यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ बेटा, कि प्लांट के पास दो तरीके की बड होती है। एक एपिकल बड जो यहाँ टिप पे है, ठीक है, ये लीफ है, ये लीफ है बेटा, ये लीफ है। इन लीफ की एक्सिल में एक बड है जिसको आप क्या नाम देते हो, एक्सिलरी बड। और एक्सिलरी बड का काम क्या होता है, आगे जाके ब्रांचेस बनाना है ना। लेकिन क्या होगा बेटा, जब तक ये एपिकल बड ऊपर बैठी हुई है तब तक ये एक्सिलरी बड जो है ये जर्मिनेट नहीं कर पाएंगी। तो एपिकल बड की प्रेजेंस में एक्सिलरी बड का जर्मिनेट ना कर पाना ही क्या कहलाता है बेटा, एपिकल डोमिनेंस कहलाता है। ठीक है। अब अगर आपको एक्सिलरी बड से बनाना है, ब्रांचेस बनानी है, तो क्या करो, ब्रांचेस का नंबर बढ़ाना है तो क्या करोगे बेटा, सिंपल चीज़ करो। क्या करो कि एपिकल बड को उड़ा दो, हटा दो। हटा दोगे तो क्या होगा बेटा, कि एपिकल बड क्या होंगी बेटा, जर्मिनेट करेंगी, क्या बनाएंगी, ब्रांचेस बनेंगी। और उन ब्रांचेस पे क्या आएगी बेटा, लीफ आएगी। तो जहाँ भी जिस भी जगह आपको लीफ ज़्यादा चाहिए होती है वहाँ पर आप क्या करते हो, एपिकल बड को रिमूव कर देते हो। ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पे लिखा भी है इंक्रीज द ब्रांच, अगर ब्रांचिंग इंक्रीज करनी है तो एपिकल बड को प्रून कर दो, हटा दो। ठीक है। इसके अलावा और किस चीज़ में हेल्प करता है बेटा, कैम्बियम सेल्स में सेल को डिवाइड कराने में और डिफ्रेंशिएट कराने में। कैम्बियम सेल्स होते हैं जिससे जाइलम फ्लोएम बनता है। अब अगर ऑक्सीजन के साथ शुगर ज़्यादा है तो फ्लोएम बन जाएगा, ऑक्सीजन के साथ शुगर कम दिया है तो क्या बन जाएगा बेटा, जाइलम बन जाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा और क्या इस चीज़ में हेल्प करता है, तो यंग लीव्स में ये एब्सिशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है। ऐसा क्यों है कि जो लीफ यंग है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जिस लीफ में ज़्यादा होगी वो लीफ जो होगी वो एब्साइज आसानी से नहीं होगी, वो प्लांट से अपने आप टूट कर नहीं गिरेगी। ठीक है। तो यंग लीफ को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, लीफ प्लांट पे बना के रखने का काम करता है। ठीक है। ऑक्सीजन को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा ये फ्लावरिंग को भी इंड्यूस करता है, फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है, लेकिन किस में, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा। इसके अलावा बेटा जो सीडलेस टोमेटो होते हैं उसको बनाने में भी ये हेल्प करता है। देखा गया जो बनाना होता है उसमें, बनाना तो सीडलेस होता है, वहाँ देखा गया कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है ना कि ऑक्सीजन जो होता है वो सीडलेस फ्रूट्स बनाने में हेल्प करे। तो सीडलेस फ्रूट बनाने में अगर ऑक्सीजन हेल्प करेगा तो अगर हम उसे यूज़ करें टोमेटो बनाने में, ऑक्सीजन को टोमेटो से इंड्यूस कर दो तो टोमेटो भी हो सकता है, चांसेस है कि सीडलेस आ जाए। तो वैसे ही हमें सीडलेस जो टोमेटो मिलते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंडक्शन ऑफ द फाइटो हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीजन, है ना। इसके अलावा बेटा और क्या रोल होता है, तो ये रूटिंग को प्रमोट करता है। कहाँ कहाँ, स्टेम कटिंग में और टिश्यू कल्चर में। टिश्यू कल्चर में आपके पास कोई सैंपल है उसमें आपको रूट्स डेवलप करनी है तो ऑक्सीजन डाल दो मीडियम में। अगर स्टेम कटिंग है, रोज़ का डंडा लेके ज़मीन में डालते हो, ऑक्सीजन उस ज़मीन में डाल दो तो रूट्स जल्दी आ जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा कुछ वीडी साइड्स होते हैं, जैसे कि दो वीडी साइड के नाम लिखे हैं बेटा, 2,4-D एंड 2,4,5-T। ये डाइकोट बीट्स के लिए वीडी साइड की तरह काम करते हैं। ठीक है। जो डाइकोट बीट्स होते हैं ना उनको मारने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा रोल्स जो यहाँ नीचे लिखे हैं, जैसे कि ये पोटैटो की जो स्टोरेज कंडीशन होता है उसमें जो बडिंग आने लगती है उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है। दूसरा, ये ग्रेप्स की प्रिवेंट द लैप्सिंग ऑफ ग्रासेस, नॉट ग्रेप्स, लैप्सिंग ऑफ ग्रासेस। ठीक है। जो लैप्स कर जाते हैं ना, गिर जाती हैं क्रॉप्स, बेसिकली क्रॉप्स जो गिर जाते हैं, क्रॉप्स जो एक के ऊपर एक ऐसे टेढ़ी हो जाती हैं, गिर जाती हैं, उनकी लैप्स होने को बचा लेता है। ठीक है। इसके अलावा ये 2,4-D है एंड 2,4,5-T है, ये एजेंट ऑरेंज कहलाते हैं और इनको यूज़ किया जाता है वियतनामीज़ वॉर में। वियतनाम में जो वॉर हुई थी ना वहाँ पे इसको यूज़ किया गया था। ठीक है। तो दीज आर द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ ऑक्सीजन जो आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद जो दूसरा है दैट इज़ दी जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड के क्या क्या रोल हैं बेटा, पहले तो ये बात करो, 100 से ज़्यादा जिब्रेलिक एसिड नोन है जिसमें नाम दिए गए हैं GA1, GA2, GA3, GA4 एक्सेट्रा। सबसे ज़्यादा स्टडी करा जाने वाला क्या है बेटा, GA3 है। काम क्या होता है, सबसे पहला काम इलोंगेशन करना, स्टेम की लेंथ को बढ़ाता है। ग्रेप्स में जो स्टॉक लेंथ होती है ना, स्टॉक, स्टेम भी नहीं क्या है बेटा, स्टॉक लेंथ है। किसकी लेंथ है,
स्टॉक लेंथ को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। एप्पल के ओवरऑल साइज को, शेप को इम्प्रूव करने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा शुगर केन में इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाएगा। अगर इंटरनोड की लेंथ बढ़ी तो शुगर कंटेंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली फ्रूट के शेप को इंक्रीज़ करना, स्टॉक की लेंथ को इंक्रीज़ करना, फ्रूट में जो शुगर केन में जो इंटरनोड होता है उसको एलोंगेट करना, वो इसका काम है, ठीक है। इसके अलावा ये सीड को जर्मिनेट कराने में भी हेल्प करता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सीड पूरा जर्मिनेशन दिखा रखा है। इसके अलावा ये अकेला फाइटो हार्मोन है जो मेल फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। कैसी फ्लावरिंग को बेटा? मेल वाली फ्लावरिंग को। बाकी सब अगर प्रमोट कर रहे हैं तो फीमेल फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं, ये अकेला ऐसा जो मेल फ्लावर्स को प्रमोट करता है, ठीक है। इसके अलावा ये माल्ट ईल्ड बढ़ा देता है बार्ले में। बार्ले से माल्ट निकलता है ना, उस माल्ट की ईल्ड को बढ़ा देगा, माल्ट का कंटेंट बढ़ा देता है, ठीक है। इसके अलावा सेनेसेंस को डिले करता है, मतलब कि राइपनिंग पीरियड को एक्सटेंड कर देता है, मार्केट पीरियड को एक्सटेंड कर देता है, ठीक है। जैसे आपने कुछ फ्रूट्स देखे होंगे जो ऑफ सीजन में भी मिल जाते हैं आपको। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि अगर जब तक देखो, जब तक पका नहीं है तब तक तो ख़राब नहीं होगा, जैसे पक गया तो उसका शेल्फ लाइफ कम होने लगता है। तो पकने से रोक दो, पकने से थोड़ा, या पकने वाला जो प्रोसेस है उसको स्लो कर दो, तो लंबे समय तक वो मार्केट में रह पाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैच्योरिटी पीरियड को हेस्टन करता है, ताकि सीड को जल्दी बनाया जा सके। जैसे कॉनिफर्स जो होते हैं वो काफ़ी साल लग जाते हैं उसमें सीड बनने में, तो अगर कुछ कॉनिफर्स जिसके सीड को यूज़ करते हो, खाते हो, उसको जल्दी चाहिए तो क्या करो, जिब्रेलिक एसिड दे दो। जो वो मैच्योरिटी पीरियड होगा, सीड बनाने वाला पीरियड अगर 1 साल का है तो वो कम हो जाएगा, 6 महीने हो सकता है। 1 साल 2 साल का है तो 1 साल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैच्योरिटी पीरियड को भी कम करके सीड्स को जल्दी से डेवलप कर सकते हो, मार्केट में ला सकते हो। इसके अलावा बोल्टिंग का मतलब क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव फेज़ आने से पहले एकदम से इंटरनोड एलोंगेट कर जाती है। जैसे कि यहाँ पर ये देखो, इंटरनोड एलोंगेट कर रही है, उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं बेटा? फ्लावर्स लगे दिखाई दे रहे हैं। द रैपिड एलोंगेशन ऑफ द नोड्स ऑफ रोजेट प्लांट बिफोर रिप्रोडक्टिव स्टेज। रिप्रोडक्टिव स्टेज आने से पहले रोजेट प्लांट्स की जो इंटरनोड में एलोंगेशन होते हैं, दैट इज कॉल्ड बोल्टिंग। कहाँ देखने को मिलता है बेटा? कैबेज और बीट में देखने को मिलता है। आई नो आपने कभी देखा नहीं होगा इसका, बिकॉज आप जो खा रहे हो वो तब खा रहे हो जब वो वेजिटेटिव स्टेज में है। रिप्रोडक्टिव स्टेज आने से पहले ही आप उसको खा जाते हो, तोड़ देते हो वहाँ से, ठीक है ना। तो ये सब जो है फिजियोलॉजिकल रोल है किसके? जिब्रेलिक एसिड के। अब जिब्रेलिक एसिड के बाद जो तीसरा फाइटो हार्मोन है हमारे पास, साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन के क्या क्या फिजियोलॉजिकल रोल्स होते हैं? तो बेटा पहला है काउंटरैक्टिंग एपिकल डोमिनेंस। देखो, अगर ऑक्सिन जो है वो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कर रहा था तो ये एपिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है। ये ग्रोथ कराएगा लिटिल बर्ड्स की, इवन इन द एब्सेंस ऑफ एपिकल बर्ड, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड, इवन इन द प्रेजेंस लिखना बेटा, प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड प्रेजेंट हो उसके बावजूद भी लिटिल बर्ड्स ग्रो कर रही है, एक्सिलरी बर्ड्स ग्रो कर रही है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ साइटोकाइनिन, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है बेटा? टी प्लांटेशन में। टी प्लांटेशन में क्यों? क्योंकि आपको क्या ज़्यादा चाहिए बेटा? ब्रांचेस ज़्यादा चाहिए, लीव्स ज़्यादा चाहिए। बेसिकली लीव्स ज़्यादा चाहिए क्योंकि आपको टी की लीफ यूज़ करनी है। लीफ ज़्यादा चाहिए तो इसका मतलब ब्रांचेस ज़्यादा चाहिए, और ब्रांचेस ज़्यादा चाहिए मतलब एक्सिलरी बर्ड ग्रो करनी चाहिए। एक्सिलरी बर्ड का दो ही कंडीशन में ग्रो कर सकती है, या तो आप एपिकल बर्ड को काट दो, या फिर आप साइटोकाइनिन दे दो, ठीक है। साइटोकाइनिन दे दोगे तो ज़्यादा बेटर है। उसके अलावा सेल डिवीजन में को प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन नाम ही क्यों पड़ा? क्योंकि वो सेल को डिवाइड कराने में हेल्प करता है। इसके अलावा नई नई लीव्स को बनाने में भी हेल्प करता है। उनमें क्लोरोप्लास्ट को डेवलप करने या क्लोरोप्लास्ट को सिंथेसाइज कराने में भी हेल्प करता है। एडवेंटिशियस रूट को बनाने में भी हेल्प करता है। इस तरीके से आपने पढ़ा है ना, एडवेंटिशियस रूट, ऐसी रूट जो रेडिकल के अलावा कहीं और से बनी होती है उसको एडवेंटिशियस रूट बोलते हो। तो प्रीम्यूल के अलावा किसी और जगह से अगर शूट डेवलप हुई है दैट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस शूट, ठीक है। इसके अलावा सेनेसेंस को डिले करता है, इसको आप बोलते हो रिचमंड लैंग इफेक्ट। लीफ में देखा गया, इसको क्या बोलते हो? रिचमंड लैंग इफेक्ट। तो बेटा एक तरह बोल सकते हो कि मोबिलाइज करता है न्यूट्रिएंट्स को। देखो, अगर जब कोई लीफ बुढ़ी हो रही होती है और सेनेसेंस से डेथ की तरफ बढ़ रही होती है तो उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइज होकर किसी यंग पार्ट में चले जाते हैं। लेकिन जब आप उस लीफ को, उस ओल्ड लीफ को साइटोकाइनिन दे दो, साइटोकाइनिन का ट्रीटमेंट दे दो, तो बाकी जगह से न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइज होकर उस ओल्ड लीफ में आने लगेंगे। और जब तक ओल्ड लीफ में न्यूट्रिएंट्स बहुत एक ऑप्टिमम लेवल से ऊपर रहेंगे तब तक वो लीफ आप कह सकते हो अपसाइज नहीं होगी, सेनेसेंस नहीं आएगा उस लीफ में, ठीक है, ये बोल सकते हो। उसके अलावा ये बेटा टिश्यू कल्चर में भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे ऑक्सिन के साथ, ऑक्सिन का कंसंट्रेशन साइटोकाइनिन के बराबर है तो कैरेस बन जाता है, ऑक्सिन ज़्यादा है साइटोकाइनिन से तो रूट बन जाता है, ऑक्सिन कम है साइटोकाइनिन ज़्यादा है तो शूट बन जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। दीज आर द फिजियोलॉजिकल रोल्स ऑफ साइटोकाइनिन, ठीक है। ये याद रखना बेटा, रिचमंड लैंग इफेक्ट, डिलेड सेनेसेंस ड्यू टू न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। होता क्या है? न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन होता है, न्यूट्रिएंट
मोबिलाइजेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड पार्ट की तरफ न्यूट्रिएंट्स को मूव कराया जाता है। उसके बाद बेटा फिजियोलॉजिकल रोल्स क्या हैं एब्सिसिक एसिड के। अगला है हमारे पास एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो होता है इट एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ये इसका काम ही है इनहिबिट करना, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इसको एंटी जीओ हार्मोन कहते हैं क्योंकि हमेशा ज़्यादातर देखा गया है कि जिब्रेलिक एसिड जो काम कर रहा है ना उसका जस्ट ऑपोजिट ही काम ये करता है, ठीक है। ये एक प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन है। जब भी प्लांट स्ट्रेसफुल कंडीशन में तब तक ये हार्मोन आके प्लांट की लाइफ ज़िंदगी बचा लेता है। जैसे ये क्या क्या करता है बेटा, एब्सिशन को प्रमोट करता है। मतलब यहाँ पे लीफ लगी हुई थी, लीफ टूट के गिर गई, दैट इज कॉल्ड एब्सिशन। सेनेसेंस को प्रमोट करता है, मतलब लीफ ग्रीन हुई, थोड़ा और बूढ़ी हुई, फिर धूप बूढ़ी हुई, टूट के गिर गई, दैट इज कॉल्ड सेनेसेंस, ठीक है। मतलब बुढ़ापे को प्रमोट करता है। ये डोरमेंसी को प्रमोट करता है सीड में और बर्ड्स में, ठीक है, ताकि प्रोटेक्टेड रहे कैसे कैसे कंडीशन से बेटा, अनफेवरेबल कंडीशन से, ठीक है। तो एक तो आपने देखा एब्सिशन में, मतलब लीफ को टूट के गिरने देगा, प्रमोट होने देगा, सेनेसेंस बुढ़ा होने देगा। डोरमेंसी बर्ड को ग्रो नहीं करने देगा, सीड को ग्रो नहीं करने देगा, ठीक है। उसके अलावा वाटर स्ट्रेस कंडीशन में स्टोमेटा को बंद भी कर देता है। क्लोजर ऑफ स्टोमेटा अनदर इन्फ्लुएंस ऑफ एबीए, इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस, ठीक है। ओपन स्टोमेटा था, एबी की वजह से क्या हो गया बेटा, क्लोज हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये डीएनए और प्रोटीन को डिग्रेड भी कर देता है, तोड़ देता है डीएनए और प्रोटीन को, ठीक है, जिसकी वजह से सेनेसेंस ऑब्वियसली बात है प्रमोट हो जाएगा। इसके अलावा ये सीड जर्मिनेशन को भी इनहिबिट करता है, ठीक है। अब एंटी जीए है ना, तो जिब्रेलिक एसिड प्रमोट करता था, ये क्या करेगा बेटा, इनहिबिट कर देगा। इनहिबिटेड बाय इनहिबिटिंग जीए मीडिएटेड एक्टिवेशन ऑफ अल्फा अमाइलेज, ठीक है। बेसिकली जब सीड जर्मिनेशन होना होता है तो जिब्रेलिक एसिड अल्फा अमाइलेज नाम के एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है और वो आगे जाके स्टार्च को तोड़ता है और फिर एनर्जी आगे क्रिएट होती है, एनर्जी बनती है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो वापस से डिवाइड करता है और पूरा का पूरा प्लांट बनता है। अब अगर अल्फा अमाइलेज एक्टिव होगा तो जर्मिनेशन होगा, नहीं होगा तो जर्मिनेशन नहीं होना चाहिए। तो बेटा क्या करता है कि ये अल्फा अमाइलेज को एक्टिवेट नहीं हो, एब्सिसिक एसिड अल्फा अमाइलेज को एक्टिवेट नहीं होने देगा तो जर्मिनेशन भी नहीं होगा। तो आप बोल सकते हो कि जिब्रेलिक एसिड के जस्ट अगेंस्ट काम करता है ये, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि प्लांट के लिए नुकसान पहुंचा रहा है किसी तरीके से, प्लांट को नुकसान नहीं कर रहा है, प्लांट को बचाए रखने के लिए ये हार्मोन बनाया गया है, ठीक है। कि हो सकता है ना प्लांट कुछ ऐसी कंडीशन में हो जहाँ पे वो सर्वाइव ना कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में मान लो कि जो सीड है वो ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है ही नहीं, तो वहाँ पे अगर जर्मिनेट करेगा तो प्लांट बनेगा तो मर ही जाएगा। उससे अच्छा क्या कराएगा, ये प्लांट को जर्मिनेट ही नहीं करने देगा, ठीक है। उस केस में वो सीड पूरी तरीके से डोरमेंट रहेगा, ठीक है। तो दीज वर द फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड। अब जैसे यहाँ पर आपने देखा कि जैसे स्टोमेटा ओपन था, वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, पानी है नहीं, अब स्टोमेटा ओपन रहेगा तो ऑब्वियस ही बात है ना, वो ट्रांसपिरेशन से पानी निकल जाएगा। उस केस में एब्सिसिक एसिड आके बोलता है बंद कर ले इसको भाई, पानी निकल जाएगा, सारा सारा मर जाएगा, ठीक है। दैट इज द फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड। इट इज़ नॉट अ विलन फॉर द प्लांट, इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट इन स्ट्रेसफुल कंडीशन, ओके। आगे बेटा बारी आती है थायलिन की। थायलिन अकेला गैसेस हार्मोन है, बहुत सारे इसके फिजियोलॉजिकल रोल है। जैसे सबसे पहला फ्रूट रैपनिंग, रेस्पिरेशन के रेट को इंक्रीज़ कर देता है। द रेट इंक्रीज इन, जो ये रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज़ होता है ड्यूरिंग रैपनिंग, इसी को आप रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक बोल देते हो, ठीक है। दूसरा सेनेसेंस को एंड एब्सिशन को प्रमोट करता है लीफ में एंड फ्लावर, मतलब लीफ को गिरने देगा, फ्लावर को गिरने देगा आराम से। डोरमेंसी को तोड़ने का काम करता है, स्वीट सीड में जैसे पीनट एंड बर्ड में जैसे पोटैटो। पीनट की सीड में डोरमेंसी को तोड़ देगा, और जो बर्ड वो होती हैं बेटा पोटैटो होते हैं, पोटैटो में बर्ड की जो डोरमेंसी होती है उसको ब्रेक करता है, मतलब बर्ड में स्प्राउटिंग आने देता है पोटैटो के अंदर, उसको स्प्राउटिंग को प्रमोट करता है। अब बोल सकते हो सीड जर्मिनेशन को ये प्रमोट करता है पीनट्स में। अगर सीड डोरमेंसी को तोड़ेगा तो सीड जर्मिनेशन को तो प्रोटेक्ट करना ही चाहिए, है ना, प्रमोट करना ही चाहिए। इसके अलावा ये रूट और रूट हेयर्स को फॉर्मेशन को भी प्रमोट करता है, इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। इसके अलावा जो डीप वाटर राइस प्लांट्स होते हैं, प्लांट जो राइस के पानी के अंदर हैं, राइस वाले प्लांट आपने देखी होगी खेती, तो पानी के अंदर उसे बोते हैं, तो अगर पानी के अंदर रहेगी उसकी लीफ तो ऑब्वियसली बात है फोटोसिंथेसिस उतने एफिशिएंट तरीके से नहीं कर पाएगी ना, तो उसकी लीफ को बाहर निकालना होता है पानी से, तो उसको बाहर निकालने का काम एथिलीन करता है। क्या कैसे, इलोंगेट्स पिटियोल और इंटरनोड कीपिंग लीफ अबव बॉटम, ठीक है। क्या करेगा, या तो पिटियोल को इलोंगेट कर देगा, फिर इंटरनोड को इलोंगेट कर देगा, जिसकी वजह से जितनी लीव्स होंगी वो पानी के बाहर आ जाएंगी। इसके अलावा ये फ्लावरिंग प्रमोट करता है मैंगो में, और इट इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड सिंक्रोनाइज फ्रूट सेट इन पोटैटो इन पाइनएप्पल, ठीक है। एक तो पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को इनिशिएट करना और सारे फ्लावर सेम टाइम पर डेवलप हो इनटू अ फ्रूट, वो भी इंश्योर करना, ये किसका काम है, एथिलीन का काम है। इसके अलावा कमर्शियल सोर्स क्या है एथिलीन का बेटा, एथीफोन कहते हैं, ठीक है। क्या है, एथीफोन को एक्वस सॉल्यूशन में डालकर पानी में, सॉइल में डाल दिया जाता है,
इथीफॉन पाउडर तरीके का होता है। तो उसको क्या करोगे, पानी में डालोगे, मिलाओगे और ज़मीन में मिट्टी में छिड़क दोगे। अब क्या होगा, वो रूट्स उसे बहुत तेज़ी से अब्जॉर्ब करेंगे और इथीफॉन सारा का सारा कहाँ चला गया, रूट के थ्रू प्लांट की बॉडी में। वो जब प्लांट की बॉडी में पहुँचेगा वो तो धीरे 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 प्लांट उसको रेडिएट करेगा, रिलीज़ करेगा। ठीक है। अब इथीफॉन का यूज़ क्या क्या हो सकता है बेटा, बेसिकली है तो इथाइलिन ही है ना। उसका यूज़ क्या क्या है बेटा, रैपनिंग। रैपनिंग अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, टोमेटो और एप्पल की रैपनिंग। उसके बाद फ्लावर्स को प्रमोट करना है, कौन से फ्रूट में बेटा, क्यूकम्बर में। इसके अलावा एक्सेलरेट करता है एब्सिशन या थिनिंग ऑफ फ्रूट, किस किस में, कॉटन, वॉलनट एंड चेरी। ठीक है। ये फैक्ट्स जो है कुछ आपको याद रखने हैं, सीधा सीधा एनसीईआरटी की लाइन से, दैट इज़ वाई इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो बेटा ये सारे थे फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ ऑल द 5 फाइटो हार्मोन्स जो आपने अभी तक पढ़े हैं। ठीक है। तो बेटा इसके बाद कुछ हार्मोन्स की बात, हम कुछ फिनोमेना की बात कर लेते हैं। जैसे कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो 2 हार्मोन्स मिलकर सेम काम कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे होंगे जो 2 हार्मोन्स एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। तो एक को अगर सेम इफेक्ट हो रहा है 2 हार्मोन्स का तो उसको आप बोलते हो सिनर्जिस्टिक। अगर ऑपोजिट इफेक्ट है 2 हार्मोन्स का तो उसको आप बोलते हो बेटा एंटागोनिस्टिक। ठीक है। अब सिनर्जिस्टिक में क्या क्या आ गया बेटा, जैसे ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, दोनों ही सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, है ना। तो दोनों एक दूसरे के सिनर्जिस्टिक है, सेम इफेक्ट कॉज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बात करो बेटा कि इथाइलिन है एंड एब्सिसिक एसिड है, दोनों ही एब्सिशन को क्या कर रहे हैं बेटा, प्रमोट कर रहे हैं, तो दोनों ही एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करो बेटा एंटागोनिस्टिक की, तो एंटागोनिस्टिक में क्या आता है, एंटागोनिस्टिक में ये आएगा कि ऑक्सिन जो है वो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कर रहा है, लेकिन साइटोकाइनिन जो है वो काउंटरैक्ट कर रहा है एपिकल डोमिनेंस को, अगेंस्ट काम कर रहे हैं एक दूसरे के ना, इसलिए एंटागोनिस्टिक है। उसी तरीके से जो जिब्रेलिक एसिड है वो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, लेकिन एब्सिसिक एसिड आपने देखा कि इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। तो ऐसे हार्मोन्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट काम करें उनको आप क्या बोलते हो बेटा, एंटागोनिस्टिक, और जो सेम काम करें उनको आप बोलते हो सिनर्जिस्टिक। ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।